पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। दोस्तों, चैप्टर का नाम सुन के आपको नहीं लग रहा है कि यार रोशन भैया ज्योग्राफी कब से पढ़ाने लगे? ये तो ज्योग्राफी का हेडिंग होना चाहिए। पॉलिटिकल साइंस में ये विषय कैसे आ गया? संसाधन की बात हम पॉलिटिकल साइंस में कब से करने लगे? देखिए, वैसे चैप्टर है हमारा पॉलिटिकल साइंस का ही, चैप्टर नंबर है 8। ठीक है, समकालीन विश्व राजनीति का जो चैप्टर नंबर 8 है उसको हम समझने वाले हैं। चैप्टर का हेडिंग है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, अब देखिए, हमारे सामने वैश्विक राजनीति में बहुत सारी ऐसी समस्याएं संसाधन से जुड़ी, पर्यावरण से जुड़ी हुई, जिसका समाधान देश के सरकार करते हैं, है ना। वैश्विक स्तर पे बहुत सारी पर्यावरण संबंधी समस्याओं का समाधान वैश्विक स्तर पे किया जाता है और बहुत सारे देश के सरकार वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, तो वो विषय फिर क्या बन जाता है? कहीं ना कहीं राजनीति बन जाता है। ठीक है, अब देखो, ये जो चैप्टर है वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार रहने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पे संसाधनों की बात करेंगे, पर्यावरण संरक्षण के लिए जो सम्मेलन वगैरह बुलाए गए हैं उसकी हम बात करेंगे, विश्व की जो साझी संपदाएं हैं जिसपे सभी देशों का अधिकार है उसकी हम बात करेंगे, उसका दोहन कैसे किया जा रहा है ना। और इसके अलावा संसाधन को लेकर जो वैश्विक स्तर पे आपको पता है कि जिस देश के पास जितना ज़्यादा संसाधन है ना, वो देश उतना ही ज़्यादा तेज़ी से विकास करेगा और उतना ही ज़्यादा शक्तिशाली होगा। तो संसाधन पर नियंत्रण को लेकर काफ़ी ज़्यादा होड़ मचा हुआ है। इसके अलावा मूल निवासियों की भी हम बात करने वाले हैं। इस चैप्टर के आखिर में मूल निवासियों का टॉपिक रहेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम कुछ ऐसे मुद्दे, कुछ ऐसी समस्याओं की बात करते हैं जो कि अभी पर्यावरण से जुड़ी समस्याएं हैं, और आपको लगेगा कि ये सारी ज्योग्राफी का विषय है, लेकिन वास्तव में पॉलिटिकल साइंस का विषय है। तो दोस्तों, दुनिया भर में क्या है कि जितने भी कृषि योग्य भूमि है वो लगातार घटता जा रहे हैं, है ना। और भूमि की जो उपजाऊ क्षमता है उसमें भी बहुत ज़्यादा कमी आ रही है। चारागाहों के चारे लगातार ख़त्म होते जा रहे हैं, मत्स्य भंडार में कमी आ रही है, जलाशयों की जो जल राशि है, जो जल है नदियों में या तार क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, और उसमें प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ की मानव विकास रिपोर्ट 2016 के अनुसार अगर हम देखें तो विकासशील देशों की अगर हम कुल मिला के 66.3 करोड़ जनता की अगर हम बात करें तो उनको स्वस्थ जल साफ पानी उनको उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा 2 अरब 40 करोड़ आबादी साफ सफाई की सुविधाओं से वंचित है, और इस कारण क्या है कि हर साल 30 लाख से भी ज़्यादा बच्चे मौत के शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, क्या हो रहा है कि वनों की लगातार कटाई की जा रही है ना, लगातार हम वनों को काट रहे हैं, जिस कारण लोगों का विस्थापन हो रहा है, जैव विविधता की हानि हो रही है। यानी कि आपको पता है कि जंगलों में ही जीव जंतु निवास करते हैं, अनेक प्रकार के जीव जंतु, लेकिन जब हम जंगलों को ही काट देंगे तो जाहिर सी बात है कि जो जैव विविधताएं हैं उसमें भी हानि होगी, है ना। पर्यावरण का विनाश हो रहा है लगातार। इसके अलावा धरती के ऊपरी जो वायुमंडल है उसमें ओजोन गैस जो है उसकी मात्रा में लगातार कमी आ रही है ना। और इसमें ओजोन परत में, इसको हम क्या कहते हैं, ओजोन परत में छेद होना कहते हैं। ठीक है, इससे भी क्या है कि पर्यावरण को काफ़ी ज़्यादा जो पारिस्थितिक तंत्र है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, और ये मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है। ठीक है, पूरे विश्व में समुद्री तटीय जो क्षेत्र है, अगर हम समुद्र तटीय क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पे लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। समुद्र तटीय इलाके में लगातार प्रदूषण जो है वो हम बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अब समुद्री किनारे जाके बसने लगे, वहाँ पे घर बना के रहना स्टार्ट कर दिए हैं, जिस कारण समुद्र की पानी जो है वो लगातार प्रदूषित होता जा रहा है ना। इस पर जल्दी से जल्दी हमें क्या करना होगा? अंकुश लगाना होगा। तो ये सारे अभी हम जैसे जिन विषयों की हमने बात की थी, अभी की है, ये सारी समस्याएं हैं। ठीक है, और ये वैसे ज्योग्राफी के विषय है, लेकिन इसको हम पॉलिटिकल साइंस में अध्ययन करेंगे, क्योंकि इन सभी समस्याओं का जो समाधान है वो देश की सरकार आपस में मिलकर करते हैं, या हमारे देश की सरकार ही करते हैं। तो जब हम सरकार की बात करते हैं तो ये विषय किसका बन जाता है? राजनीति का ही विषय बन जाता है, और इस कारणवश हम पॉलिटिकल साइंस में इन सभी चीज़ों को समझने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी हम जितने भी इन विषयों की हम बात की हैं जिसमें पर्यावरण को हम प्रदूषित कर रहे हैं, आपको पता है, तो ये सभी कारण, इसके पीछे का कारण है विकास। सभी देश तेज गति से विकास करना चाहते हैं, और उस विकास के कारण ही हम पर्यावरण को लगातार नुकसान पहुँचाते जा रहे हैं। तो देखिए, 1960 के दशक में वैश्विक राजनीति में क्या हुआ कि पर्यावरण संबंधी जो मुद्दे हैं उसको शामिल किया जाने लग गया, और उसके संबंधी जो चिंता है उसको व्यक्त की जाने लग गई। अब 1972 में क्या है, क्लब ऑफ रोम एक समूह है, ठीक है, जो पर्यावरण संबंधित मुद्दों पे काम करती है, पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करती है, वैसे हम कह सकते हैं समूह के बारे में कि क्लब ऑफ रोम जो समूह है उसने 1972 में लिमिट्स टू ग्रोथ शीर्षक से एक पुस्तक पब्लिश की थी। ठीक है, और इस पुस्तक में एक तरीके से बढ़ती हुई जनसंख्या की आलोचना में जो प्राकृतिक जो संसाधन है उसका जो विनाश हो रहा है जनसंख्या के बढ़ने के कारण, ठीक है, तो इसके बारे में इस पुस्तक में बताया गया था। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम जो है UNEP, इसने भी कई सम्मेलन बुलाए हैं, है ना, देशों को इकट्ठा किया है ताकि पर्यावरण संबंधित जो मुद्दे हैं उस पर विचार विमर्श किया जा सके। अब देखिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए एक सबसे मेन सम्मेलन की हम बात कर लेते हैं जिसको हम रियो सम्मेलन बोलते हैं। रियो सम्मेलन, या इसको हम प्रथम
पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं, और ये 1992 में बुलाया गया था। अब रियो देखो, रियो क्या है, एक शहर है, ब्राज़ील की राजधानी है, रियो डी जेनेरो पूरा नाम है इसका, रियो डी जेनेरो या जेनेरू आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे 1992 में ये सम्मेलन बुलाया गया था, जिसको हम रियो सम्मेलन बोलते हैं, और ये पर्यावरण और विकास के मुद्दे को लेकर ये सम्मेलन बुलाया गया था। अब देखो, इस सम्मेलन में कुल मिला के 170 देशों ने पार्टिसिपेट किया था, मतलब हजारों स्वयं, इसके अलावा जो हजारों स्वयंसेवी संगठन थे और जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय निगम जो है, यानी कि MNC हम बोलते हैं जिनको, तो ये सभी ने इसमें क्या किया था, भाग लिया था। अब इस सम्मेलन को बुलाने का मेन पर्पस क्या था, उद्देश्य क्या था, तो इस पे टिकाऊ विकास पर जोर दिया गया था। टिकाऊ विकास का मतलब क्या है, टिकाऊ विकास का मतलब है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना हमें क्या करना है, विकास करना है। ये इस सम्मेलन का सबसे मेन उद्देश्य था, सबसे ज़्यादा जोर इस सम्मेलन में टिकाऊ विकास पर दिया गया था। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी के संबंध में कुछ नए नियमाचार निर्धारित किए गए थे, ठीक है, नए नियम वगैरह बनाए गए थे। इसके अलावा एजेंडा 21 की बात इसमें की गई थी। एजेंडा 21 में क्या था कि विकास के कुछ नए तौर तरीके सुझाए गए थे, किसमें, रियो सम्मेलन के अंतर्गत। तो ये रियो सम्मेलन के 3 उद्देश्य आप बता सकते हैं। रियो सम्मेलन के बारे में जो जानकारी थी मैंने आपको ऊपर बता दिया है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आता है। इसके अलावा 1992 में तो आपका रियो सम्मेलन हुआ, लेकिन उससे 5 साल पहले यानी कि 1987 में आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक से एक रिपोर्ट छपी थी। उस रिपोर्ट में ये जताया गया था, ये चेताया गया था दुनिया को कि जो चालू, मतलब इस विकास का जो अभी चालू तौर तरीका है, जिस विकास को हम लगातार फॉलो कर रहे हैं, जो तरीका हम विकास के लिए अपना रहे हैं, वो क्या है, वो टिकाऊ साबित नहीं होगा, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए क्या रहेगा, खतरनाक रहेगा। ठीक है, ये बात इसमें कही गई थी इस रिपोर्ट में। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। वैसे इस चैप्टर को हम कुल मिला के 3 पार्ट्स में समझने वाले हैं। ये पार्ट 1 था, जिसमें हमने इस चैप्टर के शुरुआत के 2-3 टॉपिक को हमने समझ लिया है। ठीक है, अब देखिए, इस वीडियो को यार आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। मैं शुरू में आप लोगों का टाइम ख़राब नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने शुरू में नहीं बोला, लेकिन एंड में बोलना ज़रूरी है। आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको ही उसमें बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, और बाकी वीडियो को शेयर जरूर कर देना यार, अपने स्कूल के ग्रुप में, अपने दोस्तों के ग्रुप में जरूर वीडियो को शेयर करना। ठीक है, बाकी मिलते हैं फिर आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना